All right, so this is the second class of electromagnetic waves. And before we start with today's class, हम कल की क्लास को बहुत ही briefly एक बार रिवाइज करेंगे. कल हमने जो भी बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. So सबसे पहले तो ये जो इंसान हमें दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, this guy is called James Clerk Maxwell. So he is the person who is responsible, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो टर्म है, ये जो हमें पहली बार जो टर्म था वो इस साइंटिस्ट ने दिया. सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो इन्होंने किया था, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने क्या किया था, बेसिकली ही टुक एन इलेक्ट्रिक सर्किट. उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इन्होंने एक कैपेसिटर लिया और उस कैपेसिटर को इन्होंने एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया. सो ही बेसिकली टुक एन एसी सोर्स और यहाँ पे ही टुक टू कैपेसिटर प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. ठीक है, मैं ये कल की क्लास को रिवाइज कर रहा हूँ तो हम थोड़ा सा तेज जाएंगे. ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा, इस पूरे की पूरे जो सिस्टम था, दोनों प्लेट्स की जो सिस्टम थी, उस पूरे के पूरे सिस्टम को इन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर बना दिया. और वैक्यूम चैम्बर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर हम देखें कि यहां से अभी करंट फ्लो करेगा और उस करंट फ्लो करने की वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है. एंड दिस वाज गिवन टू अस बाय एम्पेयर. एक एम्पेयर सर्किट लॉ था हमारे पास, दैट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई. तो ऑलरेडी ये चीज एस्टेब्लिश हो रखी है कि अगर हमारे पास कहीं ना कहीं पे करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट फ्लो होने की वजह से वी कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट. लेकिन हमारा टास्क यहाँ पे ये है, वी वांट टू जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस एरिया. अब ये वो एरिया है जहां पे करंट तुम्हारा फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज यू सी देयर आर नो वायर्स. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो खाली जगह होती है, वहां पे क्या होता है, कुछ नहीं होता ना. बाद में हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था, लेकिन एज ऑफ नाउ ये जो बीच में जगह है, इसमें कुछ भी नहीं है ना. सो हवा में अगर कहीं ना कहीं से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो वो ऑब्वियसली इस करंट की वजह से तो नहीं जनरेट हो सकता, क्योंकि ये वाला जो हमारा करंट है, इसको हम बोलते हैं आईसी. This is called as conduction current, or we can also say this is conventional current. तो कन्वेंशनल करंट, जो भी हमने करंट आज तक पढ़ा है, वो करंट किसी ना किसी वायर में से ही फ्लो करता है ना. अगर हमारे पास कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की अगर कोई भी वायर हमारे पास नहीं है, तो उसमें से तो करंट फ्लो कर नहीं सकता, बिकॉज अवर फंडामेंटल बेसिस ऑफ व्हाई करंट फ्लोज इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. करंट विल ओनली फ्लो इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन्स. अगर हमारे पास कोई कॉपर की वायर है, क्योंकि इस कॉपर की वायर के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर हम इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे. दिस इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज व्हाई एनी करंट फ्लोज. किसी भी तार में से करंट इसलिए जाता है क्योंकि उस तार के पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमने जस्ट उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का एक तरीका ढूंढ लिया. लेकिन अगर मैं बोलूं ये है खाली जगह, कुछ नहीं है यहाँ पे, स्पेस, तो इस स्पेस में तो हमारा करंट फ्लो नहीं कर सकता. ये जो हमारा कन्वेंशनल टाइप का करंट है, ये फ्लो नहीं कर सकता. तो अगर हम यहाँ पे इस जगह पे, जहां पे हमारी कोई वायरिंग नहीं है, जहां पे हमारा नॉर्मल करंट फ्लो नहीं कर सकता, अगर हम इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें, तो हम ये मान लेंगे कि भाई, बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी हैव क्रिएटेड अ मैग्नेटिक फील्ड. तो सबसे पहले जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक नीडल रखी, मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल रखने के बाद उन्होंने एसी सोर्स को ऑन कर दिया. दिस इज पावर ऑन. अब एसी सोर्स का मतलब क्या है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड वोल्टेज. एक बार वहां से 20 वोल्ट आएगा, एक बार वहां से 320 वोल्ट आएगा, एक बार 100 वोल्ट आएगा, एंड दिस विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग. Now because this voltage is fluctuating, this also means electric field inside this region is fluctuating. और जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने देखा द नीडल, जो मैग्नेटिक कंपास हमने रखी थी, उसकी नीडल स्टार्टेड टू डिफ्लेक्ट. That means the only way it could have deflected is because of this varying electric field. That means varying electric field से हमने एक
मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी होने से हमने यहाँ पे वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिंग होने की वजह से हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया। तो उसके बाद से उन्होंने ये एम्पर सर्किट लॉ जो हमारे पास होता है उसमें एक मॉडिफिकेशन कर दी। उन्होंने बोला कि यार ये जो तुम्हारा म्यू नॉट आई था ना, ये इनफ नहीं है, यहाँ पे तुम्हें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी। एक तो म्यू नॉट आई जो तुम्हारा नॉर्मल कन्वेंशनल करंट है, और तुम एक मेरे वाला करंट भी डालो, इसको मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट कैन ऑल्सो फ्लो इन अ रीजन वेयर यू डू नॉट हैव एनी वायर्स। इस खाली जगह पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यू हैव बेसिकली क्रिएटेड अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट he gave this as epsilon naught times rate of change of electric flux। ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कट चुका है हमारे सिलेबस में से, लेकिन जस्ट इन केस यू नो इफ यू वांट टू नो दिस तो तुम इसको लिख सकते हो। इसमें से कुछ भी तुम्हें पूछा नहीं जाएगा ओके एग्जाम में। सो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट लेकिन ये हमने कल किया था एज एन इंट्रोडक्शन, जस्ट समझने के लिए कि ये पूरी की पूरी कहानी स्टार्ट कहां से हुई थी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मतलब हमने एक ऐसी जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया जहां पे कोई करंट फ्लो करने के लिए वायर ही नहीं है। एंड दिस इज फॉर व्हाट दिस गाय वाज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन 1865। इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी 1862 में, जिसको इन्होंने बोला था मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ओके हम अभी चेक करते हैं इक्वेशंस वो क्या थी, 4 इक्वेशंस दी थी इन्होंने, हम उसको भी अभी देखेंगे। लेकिन इस थ्योरी की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला था 1862 में। ठीक है, सो विल आल्सो क्विकली रिवाइज कि वो 4 इक्वेशंस की थी। ठीक है, वैसे ये सारी चीजें कल वाले लेक्चर में है, तुम रिकॉर्डिंग देखोगे मिल जाएंगी, लेकिन हम एक बार से रिवाइज करते हैं इसको। सो मैक्सवेल in 1862 he gave 4 equations, और वो 4 इक्वेशंस को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, वो सारी की सारी इक्वेशंस काइंड ऑफ रेपिटेशन है। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को सम अप करके रख दिया। इन्होंने बोल दिया कि भाई ये 4 इक्वेशंस हैं एंड दिस विल डिफाइन द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसके बाहर तुम्हारा मैग्नेटिज्म जा नहीं सकता। ओके, सो द फर्स्ट इक्वेशन दैट दिस गाय गेव वाज closed integral of E dot ds is equal to Q divided by epsilon naught. This was the first equation, लेकिन तुम्हें याद होगा कि यार ये वाली इक्वेशन इन्होंने तो दी नहीं। Remember what this is? This is Gauss law. This is Gauss law of electrostatics. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था कि अगर तुम्हारे पास कोई गॉसियन सरफेस है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर तुमने कोई चार्ज रख रखा है, देन the flux coming out of this closed surface would be equal to Q by epsilon naught. This was Maxwell's first equation, and Maxwell's second equation was closed integral of B dot ds. पहले हम बात कर रहे थे E dot ds की, now we are talking about B dot ds, that is the magnetic flux coming out of any closed surface, और इसको इन्होंने बोला this is zero. Well, समझ में भी आ रहा है, क्योंकि मान लो मेरे पास अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर अगर मैं किसी मैग्नेट को रख दूं, फॉर श्योर मैग्नेट में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो ऑब्वियसली इस मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा। तो जो लाइंस नॉर्थ में से बाहर निकल रही होंगी वही लाइंस साउथ में अंदर आ जाएंगी। बेसिकली द नंबर ऑफ लाइंस दैट आर लीविंग दिस सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस दैट आर एंटरिंग दिस सरफेस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ ऑफ दिस द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ मैग्नेटिक फील्ड, एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। एंड ये वाली चीज भी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये वाली चीज भी गॉस ने बताया था। उन्होंने बताया था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तीसरी चीज, थर्ड इक्वेशन जो इन्होंने बोला, द थर्ड इक्वेशन वाज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल। इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग ईएमएफ, और ये उन्होंने बोला इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल इज negative of rate of change of magnetic flux.
दिस वाज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। पहली दो तो ठीक है, इन्होंने कॉपी कर ली है गॉस से। तीसरी इक्वेशन थी इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl इज नेगेटिव ऑफ dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड इफ यू लुक एट दिस, अगर तुम्हें ये याद आएगा, EMF इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dt ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज एक्चुअली Faraday's law of electromagnetic induction। रिमेंबर, जब हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल में से करंट जा रहा है, तो उस करंट की वजह से दूसरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, and because of that a current will be induced in that particular coil, and that is what we call as induced current। जो EMF इंड्यूस होगी उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF, और उस इंड्यूस्ड EMF की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। This was Maxwell's third equation, and Maxwell's fourth equation was integral of B dot dl would be equal to mu naught times I। ये तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन थी, दिस मच वाज गिवन बाय एम्पेयर। इसको हम बोलते हैं एम्पेयर सर्किट्स लॉ। उन्होंने एम्पेयर सर्किट लॉ में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसको बोल दिया दिस इज नाउ एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन। एम्पेयर सर्किट लॉ को उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके बोल दिया नाउ दिस इज एम्पेयर मैक्सवेल लॉ। इन्होंने यहां पे ये बोल दिया कि ये जो करंट है, एक तो ये वाला करंट है कन्वेंशनल करंट, एक तुम मेरे वाला करंट डालो विच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। This was basically the only change that he did, and this is equation number 4, which we call as Ampere Maxwell equation. And because of these four equations, he was awarded the Nobel Prize in 1862. ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में की थी, so I would request please watch कल वाली क्लास देख लेना, उसमें तुम्हें थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा ये सारी चीजें। And now we'll start with today's class कि हम कब से बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली एक्चुअली में है क्या, अगर मेरे को डेफिनेशन इसकी लिखनी है, सो आई कैन से दीज आर द वेव्स। यू नो, जब तुम क्लास हमने स्टार्ट की थी तो तुम्हें एक विजुअलाइजेशन दिख रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। सो उसको हम थोड़ी देर बाद दोबारा देखते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव are the waves that are called as that are created as a result of vibration between electric field and magnetic field। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन होता है मेरे पास अपने वाली डायग्राम में। ये जो रीजन बन गया था हमारे पास, दिस वन जो भी मार्क्ड है, इस रीजन के अंदर, दिस इज द रीजन, इस रीजन के अंदर अगर मैं वैक्यूम को भी क्रिएट कर दूं, इस रीजन के अंदर अगर हम वैक्यूम को भी रख दें, स्टिल वैक्यूम को रखने के बाद भी यू विल हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन, एंड दैट इज व्हाई आई से दिस रीजन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन। सो ईएम वेव इज क्रिएटेड जहां पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, जहां पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। लेकिन तुम यहाँ पे सोच रहे होगे कि यार ये वाली चीज तो हमारे पास साथ पहले भी हुई है। कोई बड़ी बात है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक तार में से करंट जा रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, मान लो तुमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, और इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इसीलिए हमारा वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। यू नो दिस बायट-सैवर्ट्स लॉ, रिमेंबर? बायट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर तुम्हारा तार में से करंट जा रहा है तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। सो व्हाट इज न्यू अबाउट दिस? द डिफरेंस हियर इज दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन, इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, this electric and magnetic field, they cannot be separated from each other, they are inseparable। ये साथ साथ में चलेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इन दोनों के रिजल्ट की वजह से जो हमें मिलता है, that is what we call as electromagnetic wave।
Now, EM waves are composed of oscillating magnetic and electric fields. Now, what does this mean? Oscillating electric and magnetic fields. To be very precise, oscillation भी अलग अलग तरीके की हो सकती है ना, oscillate किसी भी तरीके से वो कर सकता है. And to be very precise, they oscillate in a sinusoidal wave, जो साइन वेव होती है ना हमारी, इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है. एक डायग्राम देखी थी ना हमने स्टार्टिंग में. If this is the propagation of an electromagnetic wave, मान लो तुम्हारी electromagnetic wave यहां से ऐसे जा रही है सीधा x डायरेक्शन में. So if you look at your electric field is oscillating like this, like a sine wave. और magnetic field भी oscillating like this, like a sine wave. तो ये जो word यहाँ पे oscillation है, to be very precise, this oscillation can be said they oscillate in a sine wave. और obviously ये sine wave कहां से आ रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने जो source लगा रखा है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स लगा रखा है, ये जो हमने सोर्स लगा रखा है, दिस इज एन एसी सोर्स. और हमें पता है एसी सोर्स में जो तुम्हारे पास वोल्टेज आती है, दैट इज द मैक्सिमम वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास जो वोल्टेज आ रही है, दैट वोल्टेज इज कमिंग लाइक अ साइन वेव. दैट इज व्हाई जो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड लाइक अ साइन वेव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइन वेव की तरह आएगा, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास आएगा वो भी एक साइन वेव की तरह आएगा. And as a result of these two oscillations, you will have an electromagnetic wave. Okay, this was point number 1. कि electromagnetic wave होती क्या है? It is formed due to the result of the vibrations between electric and magnetic field. Because electric and magnetic fields are oscillating, and they are oscillating in a certain way, they are oscillating like a sine wave. Secondly, direction. अगर हम डायरेक्शन की थोड़ी सी डिटेल में बात करें, so direction of electric field, magnetic field and the propagation of a wave, the direction between electric, magnetic and the propagation of a wave, they are mutually perpendicular to each other. So if you see, अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिक वेव फ्लो कर रही है x एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन y axis, then obviously the propagation of your wave, that means the velocity of the wave is going to be in the z axis. So for electromagnetic waves, the electric field, the magnetic field are perpendicular to each other, and they are also perpendicular to the direction of the wave. हम एक बार दोबारा से वो डायग्राम देखते हैं, बिगिनिंग वाली. You see the propagation of the wave is happening in x-axis. Velocity of the wave is in x-axis. और यहाँ पे अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, your electric field is in y-axis. And if you look at your magnetic field is in z-axis. तुम्हारे पास तीन चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड और एक है propagation of wave. And all these three will be mutually perpendicular to each other, and this is what we also call as transverse wave. इसी को हम बोलते हैं the wave is transverse in nature. Okay? क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं. ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल तुम सोच के देखो यार, मान लो ये ना, कोई मान लो यहाँ पे कोई कुर्सी पड़ी है, ठीक है, और इसके साथ मैं एक रस्सी को बांध दूं, ऐसी सी लूज है रस्सी, ठीक है. बाद में मैंने क्या किया, इस रस्सी को मैंने उठा लिया, सो दिस इज मी राइट हियर. ऐसे मैंने इस रस्सी को उठा लिया, तो जब मैं इस रस्सी को उठाऊंगा, ऑब्वियसली द स्ट्रिंग विल स्ट्रेच, ऐसी हो जाएगी थोड़ी.
लेकिन अब भी थोड़ी सी लूज ही है, ठीक है, क्योंकि मैंने पकड़ रखा है उसको। अब तुम सोच के देखो, मैं इस रस्सी को ऊपर नीचे ऐसे कर दूं, एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे। सो थोड़ी देर के बाद यू विल फील दैट दिस वेव इज प्रोपिगेटिंग लाइक दिस, नो, इस तरीके से वेव प्रोपिगेट करेगी। इफ आई वांट, मैं कुर्सी को गिरा सकता हूं। दैट मीन्स मैं एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा हूं थ्रू दिस वेव। ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए यू कैन हिट समथिंग एल्स, यू नो। मैंने यहां पे हिलाया किसी चीज को और वहां पे उसका इफेक्ट हो रहा है, मतलब आई एम ट्रांसफरिंग द एनर्जी। सो माय एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसको मैं बोल रहा हूं माय एनर्जी इज बेसिकली ट्रैवलिंग ऑन द स्ट्रिंग। लेकिन तुम इस स्ट्रिंग के ऊपर किसी भी पार्टिकल को पकड़ के देखो, तुम इस पार्टिकल के बारे में सोच के देखो, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल ऊपर होगा, फिर टॉप पे चला जाएगा, यहां चला जाएगा, उसके बाद द सेम पार्टिकल विल कम डाउन एंड विल कम टू द बॉटम मोस्ट पोजीशन। तुम्हारी एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। Similarly, you take any point on this wave, you will see the wave is oscillating in the y direction. Yeah, this particular particle is oscillating in the y direction. इस wave के ऊपर तुम कोई भी point ले लो, any point is oscillating in the y direction, and the wave itself is going in the x direction. That means the energy of the wave is going in the forward direction, x direction, and any particle on this wave is going in the y direction. And this is what we call as transverse wave. इसी को हम बोलते हैं transverse wave. A transverse wave is a wave in which velocity of the wave is perpendicular to the velocity of the individual particles. Yes. एक दूसरी चीज होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी भी राइट की तरफ जा रही है और जो तुम्हारे पार्टिकल हैं वो भी राइट लेफ्ट ऑसिलेट कर रहे हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, एंड एनर्जी इज आल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज लॉन्जिट्यूडनल वेव. A transverse wave is where the velocity of the wave is perpendicular to the velocity of the individual particles on the wave. For example, this. तुम देखो तुम्हारी वेव प्रोपेगेट कर रही है एक्स एक्सिस में, और तुम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल्स को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल्स कहां प्रोपेगेट कर रहे हैं, वाई एक्सिस में, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल्स तुम्हारे ऑसिलेट कर रहे हैं जेड एक्सिस में, पॉजिटिव के नेगेटिव के, पॉजिटिव के नेगेटिव के, पॉजिटिव के नेगेटिव के. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई. एंड वेव इज प्रोपेगेटिंग दोनों के परपेंडिकुलर, वेव इज गोइंग इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन. ठीक है, यहां से थोड़ा अनक्लियर होगा, मैं 2D में दिखाता हूं इसको. सो दिस इज हाउ दिस बेसिकली लुक्स. तुम्हारी वेव इज गोइंग इन द x axis direction, positive x axis. You look at your electric field के particles. Electric field के particles are going in the upward and downward direction. And magnetic field के particles are going in the positive z and negative z direction. Yes. So this is what we call as transverse wave. So for the definition of electromagnetic wave, सबसे पहली चीज तो है कि ये कैसे बनती है. It is created as a result of the vibrations between electric and magnetic field which are oscillating in a particular way. And second is the electric field and magnetic field of EM wave are perpendicular to each other, and both of them are perpendicular to the direction of the propagation of wave. Cool. अब इसमें एक और चीज समझने वाली है, ठीक है, हमसे एक और चीज पूछी जा सकती है. मान लो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में. सो इफ यू विल डू E cross B, E cross B will basically give you
the velocity of the wave. ठीक है, इसमें तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, दिस इज ऑलवेज E क्रॉस B। तो मान लो इस केस में क्या था, तुम्हारा E, that is electric field, was in Y direction and magnetic field was in Z direction. तो तुमने क्या किया, E cross B, that is Y cross Z, which basically gave you I. तो I वाली डायरेक्शन में तुम्हारी velocity of wave थी। ओके, इसका तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन पॉजिटिव X and magnetic field is in positive Y. So velocity of the wave will be in E cross B, that is positive X into positive Y will basically give you positive Z. अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव Y में फ्लो कर रही होती, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव X, मैग्नेटिक फील्ड इज नेगेटिव Y, अब तुम E क्रॉस B करोगे, योर आंसर विल बी नेगेटिव Z. ओके, जस्ट रिमेंबर, जो भी वेव की वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E एंड B, डायरेक्शन, ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है. इफ यू डू E क्रॉस B, तो E क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव. ओके, सो कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. सॉरी यार, ये कल का है, ठीक है, इसको हम कल पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गलती से स्लाइड खुल गई मुझसे. सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है, यू हैव विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट. देखो, एक तो होती है विजिबल. विजिबल में क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास फ्रॉम रेड टू वायलेट, और वायलेट के ऊपर ऊपर जो भी हमारे पास रेडिएशन होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट, मतलब वायलेट से भी ऊपर अल्ट्रा वायलेट. और रेड के नीचे जो हमारे पास रेडिएशन होती है उनको हम बोलते हैं इंफ्रारेड. ओके, सो वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट, और अल्ट्रा वायलेट में यू हैव एक्स-रेज एंड गामा रेज, एंड देन यू हैव इंफ्रारेड, रेडियो एंड ऑल दीस थिंग्स. हम इसको कल पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है. सो हमने बेसिकली डेफिनेशन देखी है अभी तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है. बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार. इसके अलावा भी लेट्स राइट सम मोर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ और प्रॉपर्टीज लिखते हैं. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टी तो हमने ऑलरेडी देख ली, दैट दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमने नहीं पढ़ा, हमने दो चीजें ऑलरेडी देख ली हैं कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, इट्स क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. पहली चीज तो ये होगी, ठीक है. दूसरी चीज जो हमने डिटेल में देख ली, अच्छा, इसमें हमें ये भी लिखना पड़ेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. दिस शुड बी ऑसिलेटिंग, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्टेबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उससे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है. दूसरी चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कि ये जो प्रोपेगेशन होता है, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, velocity of the wave would be perpendicular to the electric field and that would be perpendicular to the magnetic field. Okay, तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन है, इट कैन ऑल्सो बी वैक्यूम. मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. क्योंकि कल हमने बात की थी जो Huygens and Young's double slit experiment, or Einstein and everybody else, these guys were hardcorely trying to figure out what light is. लेकिन लाइट के बारे में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था
और वो हमें इसलिए समझ में नहीं आ रहा था लाइट के बारे में, क्योंकि सन से जब लाइट चल के हमारे पास आ रही है अर्थ के ऊपर, बीच में पूरा का पूरा वैक्यूम है, और उस वैक्यूम के अंदर में से कोई चीज ट्रेवल कैसे कर रही है वो किसी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम somebody introduced that इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक इस तरीके की भी वेव होती है। उन्होंने सबसे पहले तो डिफाइन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, कि बनती कैसे। इट इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर इनसेपरेबल। तुम ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, दीज फील्ड्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैं एक तुम्हें चार्ज दे दूं और एक मैं तुम्हें मैग्नेट दे दूं, देखो दोनों आगे, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आगे ना, लेकिन तुम्हारी ईएम वेव नहीं बनी अभी तक। क्योंकि अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, ये मैग्नेट को उठा के कहीं और ले जाओ, बस तुम्हारे पास खाली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी यहाँ पे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वैक्यूम में से ट्रेवल कर सकती है तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसीलिए तुम देखोगे, अगर तुम हिस्ट्री को देखो थोड़ा सा, सो 1400 से लेके 1850 तक ये सारे साइंटिस्ट लोग लाइट के बारे में पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे। ठीक है, कोई इसको बोल रहा था कि ये पार्टिकल है, कोई इसको वेव बोल रहा था, तो मतलब ये डिस्कशन चलती रही कि ये है क्या। जब पहली बार 1862 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने हमें बताया दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी चीज होती है जो वैक्यूम में से ट्रेवल कर सकती है, एंड ही ऑल्सो सेड दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट लाइट इज क्रिएटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, उसके बाद हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। फ्रॉम 1862 टू 1905 समथिंग, 1905 में आइंस्टाइन ने पूरा का पूरा प्रूव कर दिया था हिज थ्योरी ऑफ फोटॉन्स, कि जो लाइट होती है उसमें फोटॉन्स होते हैं, विच आर बेसिकली बोथ पार्टिकल्स एंड बोथ वेव। बट दिस कुड बी एस्टैब्लिश्ड इन, देखो सिर्फ 40 साल में हमने बहुत कुछ पता कर लिया जो पिछले 400 साल में नहीं पता चल रहा था। एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने हमें ये दो पॉइंट्स दिए, तीसरा और चौथा, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये इन्होंने ऐसे ही नहीं बोल दिया, इन्होंने बेसिकली प्रूव करके दिखाया था हमें। सो इन हिज एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो अपना कैपेसिटर वाला एक्सपेरिमेंट किया था, कि कैपेसिटर के अंदर यू हैव टू जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें उन्होंने ये जो डब्बा बनाया था उन्होंने प्लेट्स के अराउंड, इसमें उन्होंने वैक्यूम क्रिएट कर दी थी, सारी हवा यहां से बाहर निकाल के वैक्यूम क्रिएट करके यहां पे उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेट करके दिखाया। मतलब कि he basically proved that EM wave can also travel in vacuum and light is a form of EM wave, right? So आज की क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज की। अच्छा चलो एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे? Okay, electromagnetic wave can be produced by what? An accelerated charged particle, a charged particle having constant speed, a charged particle at rest, either at rest or moving with constant speed. तुम सोच के देखो यार, वैसे ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा। चार्ज्ड पार्टिकल एट रेस्ट की हमने ऑलरेडी बात की थी, सबसे पहला चैप्टर, उसको हमने बोला था दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड को हमने बोला था इलेक्ट्रोडायनामिक। देखो तीन तरह की चीजें होती हैं, एक होता है तुम्हारे पास चार्ज, या तो चार्ज तुम्हारा हो सकता है बिल्कुल ही रेस्ट पे, कुछ नहीं कर रहा, मतलब ये ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, रेस्ट पे जब चार्ज होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद हमने बोला था कि चार्ज तुम्हारा जब मूव कर सकता है तो हम बोलते हैं इसको चार्ज इज इन मोशन, और जब चार्ज मोशन में होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनामिक्स। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर भी चार्ज जब तुम्हारा मोशन में होता है, दो तरीके का मोशन हो सकता है,
एक तो तुम्हारा चार्ज इज गोइंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, एक तुम्हारा चार्ज इज गोइंग विद अ सर्टेन एक्सेलरेशन. When your charge is moving with a constant velocity, इस केस में हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया था? V produces magnetic field. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे यू कैन जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड. बायट-सैवर्ट्स लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ, जो पूरा हमारा चैप्टर नंबर 3 था, was all about this, कि जब तुम्हारा चार्ज मूव करेगा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा. लेकिन यहां पे EM वेव नहीं है तुम्हारे पास. दिस इज नॉट एन EM वेव, बिकॉज EM वेव के लिए यू वांट अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. देखो, जब तुम्हारा कांस्टेंट मोशन के साथ चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लो तुमने यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट लगा दी, यहाँ पे तुमने नेगेटिव प्लेट लगा दी, तो तुम्हारा चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तुम्हारा चार्ज मूव कर रहा है. लेकिन इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तुमने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्रिएट कर लिया यहाँ पे प्लेट्स लगा के, बट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट वेरिंग. इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा वेरिंग तभी बनेगा जब तुम्हारा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होगा, मतलब उसकी स्पीड भी वेरी हो रही है. उसकी स्पीड वेरी हो रही है मतलब योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मस्ट बी अ वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इस केस में यू विल हैव अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और जिसकी वजह से तुम्हारे पास मिलेगी EM वेव. So your EM wave can only be generated in the first case, that is a particle that is accelerating, a charged particle that is accelerating. Okay. So कल की क्लास में हम शुरू करेंगे. सबसे पहले तो we'll do types of electromagnetic radiation. ये मैंने इसकी प्रॉपर हम स्टडी करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसके बाद मैं तुम्हें लिख देता हूं कल हम क्या क्या पढ़ेंगे. सो वी हैव बेसिकली कंप्लीटेड 50% ऑफ द चैप्टर. ठीक है, इस चैप्टर को अगर तुम डिवाइड करना चाहो तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. 50% इसका पार्ट थियोरेटिकल है, जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया. जो अभी हमारे पास बच गया, द रिमेनिंग 50%, दैट इज द न्यूमेरिकल्स पार्ट. तो हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, और न्यूमेरिकल्स में जो हमारे पास टॉपिक बचे हैं, सबसे पहले तो हम करेंगे अगली क्लास में जब हम मिलेंगे, द फर्स्ट थिंग विल बी इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव. इक्वेशन ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव का मतलब है हमने सिर्फ डायरेक्शन तो देख लिया कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, और जो वेव है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रही होगी. लेकिन अभी हमें कुछ नहीं पता, मैथमेटिकली हमें कुछ नहीं पता. हमें सिर्फ ये पता है कि ये एक साइन वेव है और ये एक साइन वेव है, और वेव सामने जा रही है, और बाकी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता. सो बेसिकली मैथमेटिकली विल सी द इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव. ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स, यही वाला जो हमने अभी थोड़ा सा देख लिया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और फिर नेक्स्ट चीज हम देखेंगे जिसमें से हमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, द नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ वेव्स. ठीक है, बस ये तीन चीजें हमें करनी है, और इन तीन चीजों को करने के लिए वी वुड नीड 2 क्लासेस. ठीक है, और एक काम करते हैं. सो टुडे इज ट्यूसडे, यप टुडे इज ट्यूसडे ना. एक काम करते हैं, विल कीप वेंसडे ऑफ. ठीक है, वेंसडे को हम क्लास नहीं करेंगे, दैट इज टुमारो, हम कल क्लास नहीं करेंगे. सो विल डू अ क्लास ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे. सो थर्सडे और फ्राइडे को हम 2 दिन क्लास करेंगे, और थर्सडे और फ्राइडे को हम रिमेनिंग 50% चैप्टर का कंप्लीट कर लेंगे. बाय फ्राइडे अवर चैप्टर वुड बी ओवर, एंड फिर उसके बाद सैटरडे और संडे के अंदर विल हैव अ टेस्ट ऑफ दिस. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास, एंड जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी है, प्लीज डू वॉच. उसका लिंक चैट विंडो में है, उसको कॉपी कर लो before I close the meeting. ठीक है जी. So this was all in today's class, everybody. If you have any questions, doubts, you can always message me on WhatsApp. Okay, तो हम मिलेंगे Thursday को 7:30 बजे. We'll start with the equation of a traveling wave. Thank you very much.